गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो इस बार हम पेश कर रहे हैं एक वो कहानी जो मंदिर और चंदे से संबंधित है। चंदा चक्रम का ये दूसरा भाग पेश है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निधि संग्रह या चंदा अभियान की सफलता बताती है कि सैकड़ों साल पुराना सपना अब आकार लेगा, साकार होगा। इस धन संग्रह अभियान से एक और प्रसिद्ध अति प्राचीन हिंदू मंदिर के चंदा अभियान की यादें ताज़ा हो गई, जिसकी अंतरंग कथा बेहद रोचक, बेहद रोमांचक है, जिसकी झूठ और सच की मिलावटी बहुतेरी कहानियां सुनाई जाती हैं। हम सुनाते हैं वो असली कहानी जिसमें बड़े सियासी दाव पेच हैं, लाभ डाट है, पार्टी पॉलिटिक्स है, धर्म और धर्मनिरपेक्षता का जुनून है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, पर्सनल कमिटमेंट है, कारपोरेट है तो करप्शन और कमीशन भी, कम्युनिस्ट हैं तो कम्युनल भी, और कॉमन पीपुल हैं, कॉमन पीपुल का रोल है तो राजे रजवाड़ों की भूमिका है। किसी के काम को अपने नाम लिखाने का काम राजनीति में कैसे होता है या फिर चंदा उगाही के लिए कैसे पैंतरे अपनाए जाते हैं, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की परिकथा में इन सब का बहुत मज़ेदार मेल है, स्वादिष्ट भेल है। तो सुनिए इस रोचक कहानी का दूसरा भाग। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो शुरू करते हैं चंदा चक्र। दरअसल देसी रियासतों के समय सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ रियासत में आता था। आज़ादी के बाद जूनागढ़ के नवाब ने भारत में मिलने से साफ इनकार कर दिया। कभी शानदार पर अब ध्वस्त प्राय मलबे के ढेर में तब्दील शिव मंदिर को उसमें फिर से बनवाने की इजाज़त हिंदुओं के लाख मांगने के बावजूद भी दी। हालांकि बनवाते हिंदू अपने ही चंदे। खैर, बाद में नवाब भारतीय सेना के दबाव में भागकर पाकिस्तान चला गया और जिंदगी भर अपने इस काम के लिए पछताता रहा। के मुंशी लिखते हैं, पटेल और मैं उनके दिल्ली वाले घर में बैठे थे। रात का वक्त था, बातचीत चल रही थी, तभी एक टेलीफोनिक सूचना मिली। ये भुज के नवाब के दीवान की तरफ से भेजा गया। उसने भारतीय सेना को जूनागढ़ में बुलाया था, इनवाइट किया था, न्योता दिया था। बातचीत करने के बाद पटेल का चेहरा चमक रहा था। ये बात साफ देखी जा रही थी कि पटेल काफी खुश नजर आ रहा है। सरदार और सेना का दबाव काम कर गया था। अब जूनागढ़ का विलय सुनिश्चित हो चुका था। मेरे मुंह से बेसाख्ता और बड़ी तेजी से निकला, जय सोमनाथ। 12 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़ का देश में विलय हो गया। ठीक महीने भर बाद 12 नवंबर को लौह पुरुष सौराष्ट्र की यात्रा पर गए। दिवाली के दिन वे जामनगर पहुंचे और फिर 13 नवंबर को ट्रेन और उसके बाद मोटर से सोमनाथ पहुंच पाए। उनके साथ विष्णु नरहरि गाडगिल, जो उस समय सार्वजनिक निर्माण और खनन मंत्रालय देखते थे, साथ में संभवतः बिजली विभाग भी उनके पास ही था। श्रीमती मेनन भी साथ में थी और सीसी देसाई थे। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल थी। सरदार के सचिव शंकर तो जाहिर है साथ में ही थे। जूनागढ़ के जाम साहब, घेबर भाई, जूनागढ़ के आरजी हुकूमत या कहें कि जो टेम्पोररी गवर्नमेंट बना दी गई थी उस समय जूनागढ़ के लिए, उसके जो प्रमुख थे वो थे श्यामलदास गांधी। ये महात्मा गांधी के भतीजे लगते थे, श्यामलदास गांधी। ये सब सरदार के साथी थे। तो 13 नवंबर 1947 को सरदार ने भरी जनसभा में घोषणा की कि जूनागढ़ का देश में विलय हो गया है। सबने हर्ष ध्वनि से इसका समर्थन और स्वागत किया, जाहिर सी बात। फिर उन्होंने जनसमूह से सवाल किया
आपको भारत में रहना है या पाकिस्तान जाना है। हजारों हाथ हिंदुस्तान हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए उछल पड़े। इसके बाद सरदार ने कहा कि नववर्ष की शुभ दिवस पर हमने संकल्प लिया है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। सभी सौराष्ट्र वासियों का कर्तव्य है कि इस पुनीत काम में सब लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जो वो कर सकते हैं वो जरूर सम्मिलित हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। विवियन गार्डगिल लिखते हैं कि मैं और सरदार शताब्दियों पहले मुस्लिम हमलावरों द्वारा ढहाए गए सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने गए। वहीं मुझे ख्याल आया कि इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए, इसे फिर से बनाना चाहिए, इसका पुराना रूप स्वरूप गौरव लौटाना चाहिए। कुछ देर बाद बीच पर टहलते हुए मैंने सरदार से इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने मेरे सुझाव को तत्काल स्वीकार कर लिया। कहा वेरी गुड, गो अहेड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। फिर हम तीनों, जाम साहब, सरदार और मैं, वापस मंदिर की ओर लौट आए। उनकी स्वीकृति पाकर मैंने मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर के मंदिर आए जो दर्शनार्थी थे, तीर्थयात्री थे और जो उस समय जनसमूह इकट्ठा हो गया था, उनके सामने मैंने घोषणा की कि भारत सरकार सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करे। वहां मौजूद ढेरों दर्शनार्थियों ने इस सूचना का तालियों के साथ स्वागत किया। मतलब ये कि मंदिर को फिर से बनाने का ओरिजिनल आइडिया गाडगिल का था। पटेल चूंकि सीनियर थे, सो उन्होंने उसे चाहे या अनचाहे इस आइडिया को हाईजैक कर लिया। हालांकि आइडिया से क्या होता है, जाम उसी का है जो बढ़कर थाम। कुछ ही देर बाद पटेल अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1783 में बनवाए मंदिर के सभा मंडप में पहुंचे। विशाल जन समुदाय वहां पहले से जुटा हुआ था। वहां उनके सामने सरदार ने कहा, कभी भारत का गौरव स्थल आज उपेक्षित और अपमानित स्थिति में पड़ा हुआ है, उसको पुराने भव्य रूप स्वरूप में फिर से बनाया जाएगा। सरकार ने यह फैसला लिया है। सरदार ने पहले वाली घोषणा यहां अपने अंदाज में की। सरदार के घोषणा करने की देर थी कि जामनगर के जाम साहब ने 1 लाख और महात्मा गांधी के भतीजे सामर दास ने 51,000 रुपए के दान देने की घोषणा कर तुरंत कर। विक्रमी संवत 2004 के पहले ही दिन पवित्र सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा से एक तरह से वहां खुशी की लहर दौड़ी। जहां जहां बात पहुंची अगले दिन तक वहां काफी प्रसन्नता देखी गई इस बात से कि उस क्षेत्र में इतनी प्राचीन और इतने प्रतिष्ठित मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। उधर जामनगर के जाम साहब बताते हैं, उनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। वो कहते हैं कि सरदार समुद्र तट पर पहुंचे, थोड़ा आगे बढ़े, झुके और सागर के पानी को अजबी में भरकर मेरी ओर देखते हुए कहा, आज मेरी आकांक्षा पूरी हुई। उसके बाद हम मंदिर प्रांगण में गए और सरदार के चेहरे से अब चिंताओं के बादल कूद चुके थे। वहां नई आवाज, नई रोशनी। अब ये देखिए, इससे थोड़ा सा इतर लिखते हैं रातुल भाई अडानी की 2 खंडों वाली किताब है। उसका एक हिस्सा कहता है, सरदार साहिब ने मंदिर के सामने खड़े होकर उसके खंडहर पर एक भरपूर नजर डाली। कुछ मिनट वे खामोश खड़े रहे। एक अलग ही अंदाज में वो मुड़े और गरजते समुद्र की ओर भागे। जो भीड़ थी उनके पीछे पीछे चल। सरदार समुद्र के भीतर 3-4 कदम गए और 1 अंजलि समुद्र का पानी उठाया। गुजराती कैलेंडर के मुताबिक ये साल का पहला दिन था। 9 वर्ष के इस
पहले ही दिन उन्होंने ढेरों लोगों के सामने सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि इसमें सभी लोग अपने भरसक सहयोग करें। लोग नारे लगाने लगे और हर्षध्वनि गूंज उठे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री गाडगिल ने उस समय आगे बढ़कर कहा कि कुशल कारीगरों और निर्माण सामग्री की जो जरूरत पड़ेगी उसकी सहायता वो देने को तैयार है। श्यामल दास गांधी जो जूनागढ़ के काम चलाऊ सरकार के प्रमुख थे, वो आगे आए और बोले 51,000 रुपए तो मैं तुरंत देने के लिए तैयार हूं। आगे भी मैं जो सहायता हो सकेगा मैं करूंगा। तभी जाम साहब ने कहा कि भाई 1 लाख रुपए देने का वादा मैं करता हूं। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के संकल्प का समाचार गांधी जी तक बाकायदा उनके पास जाकर पहुंचाया गया। नेहरू की चिढ़न के विपरीत गांधी जी इस खबर पर खुश थे। गाडगिल लिखते हैं, मैंने और सरदार ने जब इस संकल्प की सूचना गांधी जी को दी तो बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण तो होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए, किंतु जनता के पैसे से नहीं। सरकार का पैसा ऐसे काम में लगना ठीक नहीं है। ये भी कहा कि सरकार को उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए, पर हां, पैसा उसका कहीं नहीं लगाना चाहिए। सच बात तो ये थी कि सरदार के मन का भाव भी यही था, लेकिन सरदार को तब कहां इम्कान था कि पैसे का जो भी है वो सीधी उंगलियों से हासिल ना होगा, वो नहीं निकलेगा, कोई अलग तरीका अपनाना होगा। इसके चलते हमेशा मुखर और तेज सरदार को नेहरू के आगे खामोश रह जाना पड़ेगा। ये सरदार को तब नहीं पता था, लेकिन सरदार की मंशा थी कि जहां तक हो सके इसमें सरकार से कोई सहायता न लेनी पड़े। सोमनाथ मंदिर के मामले में गांधी जी ने बड़ी खुशी 28 नवंबर 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में इस विषय को उठाया। इसके बाद 12 दिसंबर 1947 को भी उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इसका जिक्र किया। बोले, सरदार, जो चीज हिंदुओं के लिए हो उसके लिए सरकारी खजाने से पैसा निकालें ऐसे नहीं है। वे उस पैसे का इसमें कतई इस्तेमाल नहीं करेंगे, वे इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। सोमनाथ के जीर्णोद्धार के लिए हिंदू भाई और जनता जो पैसा खुशी से दे देगी उसी से काम चल जाएगा। पैसा नहीं मिलेगा तो काम पड़ा रहेगा। मतलब उन्होंने भी सरदार को जन समुदाय से, जनता से धन संग्रह की ओर धकेल दिया। सरकारी या अर्ध सरकारी टाइप किसी भी पैसे की उम्मीद अब बाकी नहीं रही। पैसा बहुत ज्यादा चाहिए था और इतने पैसे का इंतजाम इतना आसान न था। घोषणा के ठीक 1 महीने बाद यानी 13 दिसंबर को WMP की स्थायी समिति में गाडगिल ने इस प्रस्ताव को रखा और उस समिति ने गाडगिल के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि भारत सरकार मंदिर को उसके मूल रूप में फिर से बनवाएगी। यही नहीं, उसके इर्द गिर्द 1 वर्ग मील क्षेत्र को विकसित करेगी। और ये तब हुआ था जब गाडगिल नेहरू के मंत्रिमंडल में शहरी विकास और पुनर्वास मंत्री थे। बात ये कि एक दावे में ये भी बताया जाता है कि खुद नेहरू भी इस बैठक में मौजूद थे और न सिर्फ मौजूद थे, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पर सदस्यों के इस विषय का जोरदार समर्थन देखते हुए वे खामोश रहे। के मुंशी का दावा था कि यह कार्यवाही साप्ताहिक नोट में दर्ज भी की गई। खैर, सब समर्थन में हो ऐसा नहीं था, इसका कुछ विरोध भी हुआ।
तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो नेहरू के अच्छे दोस्त थे, इस आइडिया का उन्होंने विरोध किया। मंत्रिमंडल की एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस खंडहर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया जाए, ताकि इसे एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। दरअसल ये एक चाल थी जिससे कि मंदिर निर्माण को रोका जा सके। इस सुझाव का विरोध करते हुए गाडगिल ने कहा कि मंदिर के खंडहर को जस का तस सुरक्षित रखने का मतलब ये होगा कि इसे देख देख करके हिंदू और मुस्लिम सौहार्द की बजाय कटुता बढ़ेगी। इससे अच्छा होगा कि सोमनाथ मंदिर को उसी जमीन पर, उसी जगह पर पुराने भव्य रूप स्वरूप में फिर से स्थापित कर दिया जाए, बना दिया जाए। गाडगिल के इस तर्क को मंत्रिमंडल का समर्थन मिला। मंत्रिमंडल ने गाडगिल की बात को माना और कोई पंगेबाजी, किसी की पंगेबाजी कुछ काम नहीं है। लेकिन मौलाना आज़ाद और दूसरे कुछ वामपंथी बुद्धिजीवियों के इशारे पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अलग से मांग उठानी शुरू कर दी कि सोमनाथ मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है और इसे सुरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल कर लिया जाए और उसे आगे से कोई भी छेड़खानी न किया जाए, जैसा है वैसे ही इसे बनाए रखा जाए। पर इसे अस्वीकार करते हुए सरदार पटेल ने 1 अगस्त 1948 को एक बहुत ही कड़क टिप्पणी दी। उन्होंने लिखा, इस मंदिर के प्रति हिंदू भावना बहुत प्रबल और व्यापक है। इस स्थिति को देखकर यह संभव नहीं है कि मंदिर में कुछ मरम्मत करके उसे बनाए रखकर हिंदू भावना को शांत किया जा सके। ये बहुत कठिन है। पटेल ने कह तो दिया और सही बात कह दी, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब सरकारी पैसा जरा भी नहीं लगना है तो धन कैसे आए? मंदिर जस का तस पड़ा न रहे, फिर से बनाया जाए तो वो उसकी सूरत कैसे निकले, कैसे बनेगी? पैसा कहां से आए? मंदिर को थोड़ी बहुत मरम्मत से काम चलने वाला नहीं था, ये बात तो खुद ही कह रहे थे। मंदिर के लिए धन कहां से आया? पटेल और मुंशी ने क्या पैंतरा आजमाया? चीनी इस चंदे में कैसे काम आई? देखेंगे, सुनेंगे हम सब अगले एपिसोड, यानी तीसरे एपिसोड। तो तीसरे एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस चंदा चक्रम कथा का पहला एपिसोड भी देखना ना भूलें। लिंक एक बार फिर मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप इसे वहां जा कर के देख सकते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग।